गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इस सीरीज का 7वां वीडियो है 7th of 2024। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग करंट अफेयर के उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, करंट इंपॉर्टेंस के उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है फूड इरिटेशन, ये बजट में शब्द आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि फूड इरिटेशन पे या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड प्रोसेस करने के लिए जो इरिटेशन प्रोसेस है इस पर फोकस किया जाएगा। अब ये टॉपिक प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के अकॉर्डिंगली। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने पूरी चीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक दो एमसीक्यू मैंने ड्राफ्ट करके नीचे मेंशन किया और एक मेंस का क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी फूड है, वेजिटेबल्स हैं, ये जैसे एनवायरनमेंट के प्रभाव में रहती हैं और उससे क्या होती हैं, कंटामिनेटेड होती रहती है, प्रदूषित होती रहती है। अलग अलग तरह के कंटामिनेशन होते हैं। वायरसेस से कंटामिनेशन हो सकता है, बैक्टीरिया से कंटामिनेशन हो सकता है, या इनके खुद के मेटाबॉलिज्म से भी कंटामिनेशन होता है। ठीक है, स्पॉइलिंग हो सकती है, सड़ सकता है। तो कुछ ऐसे उपाय करना रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू कि फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके या फूड सेफ्टी की जा सके। ठीक बात है। आप ये जानकर सरप्राइज होंगे कि लगभग 40% जो वेजिटेबल्स और फ्रूट हैं वो भारत में सड़ जाते हैं। एक ये भी रीजन है कि इनकी महंगाई है। जैसे हाल फिलहाल में टमाटर 100 रुपए किलो बिका, इसका रीजन था स्पॉइलिंग। तो अगर हम इस नए प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसे चाइना सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है फूड इरिटेशन के लिए, सबसे ज्यादा यूनिट चाइना में है। इसका अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं क्या, फूड सेफ्टी। अब होता क्या है, कैसे प्रीलिम्स में आएगा, इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग फूड एंड फूड प्रोडक्ट टू आयनाइजिंग रेडिएशन। खाने के ऊपर रेडिएशन इंपोज करना, रेडिएशन डालना ताकि उसमें एब्जॉर्ब हो सके एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी या कौन कौन सी रेज, जैसे गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड एक्स रेज। ठीक है, तो गामा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स रे का यूज करके फूड को क्या करना, इरेडिएट करना है। क्लियर। फोन आ रहा था, ऑफ कर दिया। इट इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। क्यों करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में करते हैं, क्यों, टू इंश्योर फूड सेफ्टी। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, एक लंबे समय तक स्टॉक करना है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ हर सीजन में हर फसल नहीं होती है। तो सीजनल ओवर स्टॉकिंग है हमारे यहाँ पे, और लॉन्ग ट्रांसपोर्ट है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें बहुत समय लगता है। अब एरोप्लेन से टमाटर तो भेजोगे नहीं, ठीक है, तो ट्रेन से भेज रहे हैं या हमने ट्रकों से भेज रहे हैं। तो इसमें फूड वेस्टेज बहुत होता है। एक और फूड वेस्टेज की बड़ी वजह क्या है कि भारत की ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, जहां पे भी ये ह्यूमिड आता है, जहां पे नमी आती है, वो एक ग्राउंड बन जाता है बहुत सारे माइक्रोब्स के जन्म लेने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा हो ना, फ्रिज में या फ्रीजर में कोई चीज रखते तो क्यों खराब नहीं होती, क्योंकि वहां से मॉइस्चर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक बात है। तो इंडिया की जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ चीजों में स्पॉइलेज, सड़न या माइक्रोब कंटामिनेशन ज्यादा होता है। क्लियर। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो कंटामिनेशन है फसलों का, प्रोड्यूस का, इसको कम करना है, हमें रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने के लिए एक और प्रोसेस यूज किया जा सकता है, उसका नाम क्या है, फूड इरिटेशन। आपने फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ा होगा, हम केमिकल फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि अचार बनाते समय सोडियम बेंजोएट पाउडर यूज किया जाता है, तो वो क्या है, केमिकल प्रिजर्वेशन है। अब जब हम सोडियम बेंजोएट डालते हैं तो उससे कुछ ना कुछ टेक्सचर में चेंज आ जाता है। ठीक बात है, कुछ उसके स्वाद में बदल जाता है। फूड इरिटेशन इसके बिल्कुल विपरीत है। इसके यूज से ना तो प्रोड्यूस के टेक्सचर में कोई बदलाव आएगा, ना उसके एरोमा में कोई बदलाव आएगा, ठीक बात है, और ना उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव आएगा। बस एक चीज बढ़ेगी, क्वालिटी। क्वालिटी बढ़ जाएगी, इसकी सेल्फ लाइफ यानी कितने समय तक ये नहीं सड़ेगा, बढ़ जाएगा। स्प्राउटिंग नहीं होगी, इस तरह की कुछ चीजें होंगी। अब हमने देखा कि हम 3 रेज यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी, गामा, इलेक्ट्रॉन बीम और नॉर्मल एक्स रेज। आप ये भी समझिए कि यही गामा रेज हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं।
स्टराइल करने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने बताया पोस्ट हार्वेस्ट फसल पैदा होने के बाद लगभग 40 से 50% कंटामिनेटेड हो जाता है। अलग अलग कारण है, कुछ राइपनिंग से हो जाता है, पक जाते हैं, स्प्राउटिंग से हो जाता है, अंकुरित हो जाते हैं, या माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन बैक्टीरिया वगैरह इनके कंटामिनेशन हो जाता है, और इंसेक्ट्स लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। ये तो रहा पोस्ट हार्वेस्ट। इसी तरह से सी फूड, मीट, ये सब एक बहुत बड़े सोर्स हैं पैरासाइट्स के, बैक्टीरिया के, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इन सबको खत्म करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं, क्या? फूड इरिटेशन। क्लियर हो गया? इससे क्या होगा? भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होगी? प्रमोट होगी। क्लियर? अब ये समझना है कि क्या ये प्रोसेस सेफ है, करते कैसे हैं, क्या हर फसल के लिए या हर प्रोड्यूस के लिए एक ही जैसा रेडिएशन यूज किया जाता है, इन बातों को आगे देखते हैं। देखिए ये पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 सोर्स ऑफ रेडिएशन, 3 सोर्स यूज किए जा सकते हैं। क्या क्या है? देखिए नंबर 1 गामा रेस किया जा सकता है कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 से। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे हम कौन सी रेस प्रोड्यूस करते हैं? गामा रेस। इसको हम फूड पे ट्रांसफर करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका टेक्सचर, स्वाद सब कुछ एक जैसा रहता है, लेकिन इसके अंदर जो भी कंटामिनेशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्लियर? तो 3 तरीकों में पहला तरीका क्या है? गामा रेस यूज करना। और यहाँ ये भी बात नोट करने वाली है कि गामा रेस को ही हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? मेडिकल, डेंटल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने के लिए, राइट? इसके अलावा गामा रेस का प्रयोग रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमने एक और इसका यूज समझ लिया कि फूड इरिटेशन में भी क्या यूज कर रहे हैं? गामा रेज यूज कर रहे हैं। इसी तरह से एक्सरेज, ठीक बात है, एक्सरे का यूज आपको पता होगा, शरीर के अलग अलग भागों की इमेजिंग करने के लिए यूज होता है मेडिकल इंडस्ट्री में। लेकिन एक्सरे का एक और यूज भी है कि इससे हम जो टारगेट सब्सटेंस है, यानी किसी हैवी मेटल को जो किसी फूड में है और उसके ऊपर जो कंटामिनेशन, उसको दूर करने के लिए हम एक्सरे का भी यूज कर सकते हैं। अभी इतना समझे, गामा का यूज कर सकते हैं, एक्सरे का यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर से बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फूड में इंसर्ट कराना, या फूड से उसको उसमें फूड में उसको इंसर्ट कराना, एब्जॉर्ब कराना। तो ये 3 तरीके हो गए जिनसे हम रेडिएशन कर सकते हैं। क्या क्या हो गए? गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पॉइंट होगा। इरिटेशन के फायदे क्या हैं अभी देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये एक पुरानी न्यूज है, भारत से अमेरिका में जाता है। 2007 में कंपलसरी कर दिया था यूएस गवर्नमेंट ने कि इसको क्या करना होगा? गामा रेडिएशन से गुजारना होगा, तब ये यूएस में जाके बिकेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे पेस्ट, बहुत सारे इंसेक्ट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स मंगाता है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि कैसे आना चाहिए? ट्रीटमेंट विद रेडिएशन के बाद आना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट स्टेट पीसेस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इरिटेशन यूनिट्स। तो पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फूड इरिटेशन यूनिट कहाँ पे है? तो आंसर क्या है? चाइना। भारत में ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर अभी डेवलप कर रहा है, बहुत स्कोप है इसमें, क्योंकि अगर हमें सारी फूड नीड को पूरा करना है तो फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा। फूड प्रोसेसिंग के सामने सबसे बड़े जो चैलेंजेस होते हैं वो सेल्फ लाइफ बढ़ाना, सेल्फ लाइफ ऐसे बढ़ाना कि फूड की क्वालिटी, एरोमा और टेक्सचर इनमें कोई चेंज ना हो। तो उसमें ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। अभी ये जो मैंने बात करी थी कि क्या हर चीज के लिए एक ही जैसा रेडिएशन होगा, तो नहीं, अलग अलग डोज रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस बीमारी को दूर करना चाहते हैं। तो फूड इरिटेशन के लिए रेडिएशन जो एक्सपोजर करना है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लो डोज, मीडियम डोज और हाई डोज। इन 3 एप्लीकेशंस में बांट सकते हैं। लो डोज कहां यूज किया जाता है? देखिए, स्प्राउटिंग रोकने के लिए, अंकुरित रोकने के लिए, अंकुरण रोकने के लिए लो डोज यूज करते हैं। ट्यूबर्स में, ट्यूबर्स के एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, ये सब क्या है? ट्यूबर्स। बल्ब्स में प्याज, ठीक है। तो इसमें स्प्राउटिंग रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लो डोज। अब यहां लो डोज का मतलब क्या हुआ? ठीक बात है। तो अभी आप देखेंगे हम एक यूनिट की बात करेंगे, ग्रे, GRAY।
ग्रे एक यूनिट है जिससे हम तय करते हैं कि कितना लो डोज होगी और क्या हाई डोज होगी। क्लियर? तो हमने देखा कि कुछ चीजों के लिए हमें लो डोज एप्लीकेशन करना है, लो डोज का मतलब है कि कम रेडिएशन ट्रांसफर करना है, कहीं कहीं पे हाई करना है। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग पर इमेज थी, हो सकता हो कि क्लियर ना दिख रही हो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा इस पीडीएफ का, आप भी देखिएगा, इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्प्राउटिंग बल्ब और ट्यूबर में रोकने के लिए यहाँ पे यूनिट लिखिए 0.03 टू 0.015 किलोग्राम ग्रे। तो बहुत टफ पूछना होगा तो ये पूछेंगे कि लो डोज एप्लीकेशन के लिए रेडिएशन क्या होना चाहिए। एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये किलोग्राम ग्रे या KGAY क्या यूनिट है, किस चीज की यूनिट है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम 0.25 से 0.75 GAY यूज करते हैं तो फूड को राइपनिंग होने से रोका जा सकता है, यानी जो उसके पकने का समय है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट से बचाने के लिए, बहुत सारे पैरासाइट से बचाने के लिए 0.25 टू 1 KGY तक यूज किया जाता है। तो इन सब को हम लोग ने कहा मान रखा है, लो में मान रखा है। तो फाइनली हमने क्या रखा, 0 टू 1 अगर यूज किया जाता है रेडिएशन को ग्रे में, तो ये क्या है, लो डोज एप्लीकेशन हुई। ठीक है? आलू है, प्याज है, बल्ब्स हैं, अदरक हैं, इन पे स्प्राउटिंग ना, इनको रोकने के लिए कैसा एप्लीकेशन चाहिए, लो डोज एप्लीकेशन चाहिए। देखिए द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे। अब इसका मतलब क्या हुआ, GY से मेंशन किया गया इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलोग्राम प्रोड्यूस है, ठीक है, और उसने 1 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, तो इसे हम बोलेंगे 1 ग्रे। ठीक है? तो देखिए 1 ग्रे इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम। क्लियर हो गया? एक और टर्म यहां पे मेंशन किया गया है इस पीडीएफ में, जी वैल्यू। व्हाट इज जी वैल्यू? तो देखिए it is the term used to measure the number of ion atom or molecule when the food material has, जब food 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें कितने आयन एटम्स मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुए हैं, इसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, जी वैल्यू। तो ये दोनों पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर? ऊपर आपने डोज देख लिया कि अगर 0 से 1 किलो GAY यूज किया जा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 टू 1 KGY यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है, लो डोज एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन है। क्लियर? ऐसे ही मीडियम डोज, देखिए मीडियम डोज यूज किया जाता है माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए। ठीक बात है? जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उनको खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से किसी फ्रूट में, किसी वेजिटेबल में सड़न पैदा होती है, स्पॉइलेज पैदा होता है। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखिए, ये भी यहां पे हमने मेंशन किया कि अगर 1 टू 10 किलो ग्रे ये यूज किया जा रहा है, इतना रेडिएशन यूज किया जा रहा है। ठीक बात है? 1 देखिए 0 से 1 क्या हो गया, लो डोज एप्लीकेशन हो गया, 1 टू 10 क्या हो गया, मीडियम डोज एप्लीकेशन हो गया। तो बहुत सारे चीजों में, पौधों में स्पाइलेज वगैरह रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग मीडियम डोज एप्लीकेशन यूज करते हैं। किस चीज की मीडियम डोज एप्लीकेशन? तो मैंने आपको बताया रेडिएशन की मीडियम डोज। क्लियर? तो ये मीट प्रोडक्ट को करने के लिए, ड्राई फिश को करने के लिए, इन सब के लिए मीडियम डोज एप्लीकेशन यूज हो रही है। हाई डोज को क्या यहाँ यूज किया जा रहा है, देखिए हाई डोज इज यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट एंड पैथोजन। ऐसे फूड जो बहुत वाइडली यूज हो रहे हैं उनमें पूरी तरह से पैथोजेंस और पैरासाइट को करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, हाई डोज करते हैं। क्लियर? स्टडीज ने बताया कि फूड इरिटेशन से कोई टॉक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नहीं हुई और कोई माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो ऐसे समझा जाए ये पूरी तरह से सेफ है, अभी इतना समझा जा सकता है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है ये हमें नहीं पता है। इंडिया में हमारे पास एक अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो रेगुलेट होती है बाय फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स अमेंडमेंट एक्ट रूल्स रेगुलेशन 2016 से। तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल करता है किसको, कि कौन से फूड की प्रोसेसिंग क्या है, क्या वो खाने के लिए हेल्दी है कि नहीं, बहुत कंटामिनेटेड तो है कि नहीं, ये कौन करता है, ये FSSAI करता है।
इरिटेशन वर्क कैसे करता है ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसमें डिके करता है, इसको रोकता है। अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो इसको रोक रहा है, तो जो भी प्रोसेस होगा वो थोड़ा टाइम ले लेगा। तो इरिटेशन वर्क बाय डिसरप्टिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट लेड टू डिके। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं? एक बात समझिए, जब कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है उसके बाद हमारे प्लेट तक आने पे उसे मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जहां हर बार उसे कंटामिनेशन का खतरा रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम रोक सकते हैं कंटामिनेटेड होने से। पहला पॉइंट। एक एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर फूड इरिटेशन किया जा रहा है तो ऐसी सारी बीमारियों से बच सकते हैं जो किसकी वजह से हो रही है, खाने के खराब होने की वजह से हो रही है। ठीक बात है। इरेडिएटेड फूड सिलेक्शन इज एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट कैन एड इन द प्रिवेंटिंग फूडबॉर्न डिजीजेस। आगे देखिए इसके और बेनिफिट क्या है, सेवरल एडवांटेज है इसके। क्या कि ये इससे कोई चेंज नहीं आता है। इट इज अ फिजिकल नॉन एडिटिव प्रोसेस दैट कॉजेज मिनिमल चेंज और नो चेंज इन द फूड। क्लियर? ये केमिकल और फ्यूमिगेंट से बहुत अच्छा है। केमिकल्स क्या है जो प्रिजर्वेटिव में यूज किए जा सकते हैं, और फ्यूमिगेंट्स कौन कौन से हैं जो प्रिजर्वेशन में यूज किए जा रहे हैं। तो मैंने कुछ लिख दिया है, देखिए जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्राइट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं। ये भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बन सकता है। फ्यूमिगेंट्स क्या है? फ्यूमिगेंट्स में जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, नेप्थलीन, निकोटीन, मिथाइल ब्रोमाइड, इस तरह से कुछ चीजों को भी हम पौधे के ऊपर छिड़क के इंसेक्ट्स वगैरह को रोक सकते हैं। ठीक बात है। तो ये फ्यूमिगेंट्स हो गए। तो ये जो फूड इरिटेशन है ये बहुत अच्छा है, किससे? केमिकल प्रिजर्वेटिव से और फ्यूमिगेंट से। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। ध्यान दीजिए, इट डज नॉट लीव एनी हार्मफुल रेजिड्यू ऑन फूड। ये बड़े पैकेजेस पे भी, बड़े बल्क पैकेजेस पे भी, जिनको पहले ही पैक कर गया उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर? तो ये ना फूड टेक्सचर चेंज कर रहा है, ना नेचुरल उसका कलर चेंज कर रहा है, ना एरोमा चेंज कर रहा है, तो ज्यादा बेटर हुआ ना। अब एक जनरल सा प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह का खाना खाना सेफ है हमारे लिए कि नहीं। तो एफडीए ने 30 सालों की स्टडी में बताया है कि अभी तक तो हमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि 30 साल कुछ भी नहीं है फूड चेन स्टैब्लिश करने में। हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी अननोन है, हमें नहीं पता है कि ये खाना सेफ होगा कि नहीं। फिलहाल ऐसा करना गलत नहीं है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपका फूड इस प्रोसेस से गुजरा है कि नहीं? तो देखिए एक रदूरा सिंबल है, इसको गूगल करिएगा, देखिएगा कैसा सिंबल है, और उस पर एक स्टेटमेंट है, इसकी टैगलाइन है ट्रीटेड विद रेडिएशन। ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट की अगर किसी फूड को रेडिएशन प्रोसेस से सिक्योर किया गया है तो वहां पे एक सिंबल बना होगा, रदूरा नाम है उसका, ट्रीट विद रेडिएशन। रड्यूरा बोलिए, रदूरा बोले, जो आपको मना है वो बोलिए। तो क्या है फूड लेवल पे? ट्रीटेड बाय रेडिएशन। क्लियर हो गया? एक और मन में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि अगर हम खाने में बहुत सारा रेस ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा? तो समझने वाली बात है, इरेडिएटेड फूड डू नॉट बिकम रेडियो एक्टिव। ठीक बात है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ये सेफ है, पूरी तरह से सेफ है। कुछ कंसर्न है, कंसर्न ये है कि अभी हमें पता ही नहीं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। ठीक बात है, आने वाले भविष्य में 50 साल बाद, 100 साल बाद क्या हो, जिन माइक्रोब्स को, जिन बैक्टीरिया को या जिन वायरसेस को हम खत्म करने के इनएक्टिव की बात कर रहे हैं, क्या अगर इनमें म्यूटेशन होता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो क्या वो भी खत्म हो रहे हैं कि नहीं? अभी स्टडी अननोन है, अभी इसके बारे में नहीं पता है। हमें यहाँ ये भी सोचना होगा कि कोई बाई प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है ऐसा जो लॉन्ग टर्म में खतरा पैदा करे। एक और समझने वाली बात है कि अगर कोई फ्रूट है, इसमें कोई टॉक्सिन्स पैदा हो चुका है, तो जिस दिन उसको रेडिएशन प्रोसेस किया जाएगा आगे टॉक्सिन नहीं पैदा होगा, ये तो तय है, लेकिन जो एग्जिस्टेड डेंजरस टॉक्सिन्स हैं वो बचे रहेंगे उसमें, तो खतरनाक है हमारे लिए। तो देखिए, फूड इरिटेशन डज नॉट इनएक्टिव डेंजरस टॉक्सिन्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। क्लियर? इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो अननोन है, हमें पता ही नहीं है।
ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें, इसको आप देखिएगा अपने हिसाब से। कुछ एमसीक्यू जरा ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड इरिटेशन। ये इस बार के लिए, यानी जो आने वाले एग्जाम है यूपीएससी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गामा रेज यूज की जाती है, एक्सरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम्स आर अप्रूव्ड, इलेक्ट्रॉन बीम्स आर अप्रूव्ड सोर्सेज ऑफ फूड इरिटेशन। यस, बिल्कुल सही है। दूसरा, फूड इरिटेशन कैन एलिमिनेट ऑल टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो मैंने कहा ऑलरेडी जो प्रोड्यूस हो चुके हैं उसको खत्म नहीं कर सकता, तो ये पॉइंट गलत हो गया। ये सिंबल के बारे में बात की गई, तो इसमें क्या आंसर सही हुआ? पहला और तीसरा। ऊपर पूरी चीजें मेंशन है, इसको देखिएगा ध्यान से और नोट कर लीजिएगा कहीं पे। दूसरा क्वेश्चन, आप हमें अपने आप आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ फूड इरिटेशन? क्या बेनिफिट नहीं है इसका? एक मेंस का क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर? ये पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बजट 2024 में इसके बारे में साफ एलोकेशन किया गया है। तो फूड इरिटेशन से रिलेटेड ये टॉपिक हमारे लिए सिविल सर्विसेज सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में।